आज हम कुछ शॉर्ट में और कम समय में कुछ मेन बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ बातें जो भी पॉइंट से आते जाएंगी आपको नोट करते जाना है दिमाग में। और इसमें क्या होता है कि हम जब शुरू करते हैं ना कोई भी बात बताना, तो हमारा ट्रैक इधर से उधर बदली होते रहता है। कहीं विरार तो कहीं चर्च गेट तो कहीं कल्याण तो कहीं हर्बर तो कहीं सबर्बन, ऐसे हमारा रूट चेंज होते रहता है। बट कहीं ना कहीं उसको फिर कोशिश करते हैं बटोरने की। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमें आज के डेट में ये देखना है कि हमारे फूड का कंपोनेंट क्या है, फूड के मेन कंपोनेंट क्या हैं और बॉडी के कंपोनेंट। बहुत हम शॉर्ट में आज आपको समझाएंगे क्योंकि समय कम है, नहीं तो ज़्यादा विस्तृत में थोड़ा सा बताते, फिर भी इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपका जो फूड का कंपोनेंट है, फूड का मेजर कंपोनेंट क्या है, आप अपने आइडिया से थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए हम आगे बताएंगे। फूड का जो मेजर कंपोनेंट है अभी सवेरे, जैसे अभी इस समय जो है प्रेजेंट में, सुबह शाम की हम बात नहीं कर रहे हैं। आपको बात ये करना है कि फूड जो कुछ हम खाते हैं, साइंस के शब्दों में हम क्या समझते हैं उसको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मुख्य घटक। और दूसरा आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ गया विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी ट्रेस मात्रा में जरूरत पड़ती है हमको, कम मात्रा में, इसलिए उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ गए। उसके बाद इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जब हम बात करते हैं, तो अब जो हम रोज सुबह से शाम तक फूड ले रहे हैं, वो चाहे वो पिज्जा बर्गर हो, चाहे चावल दाल हो, रोटी भाजी हो, घर का होममेड खाना हो या वो बाहर का खाना हो, लेकिन वो अल्टीमेटली लास्ट में उसमें आप अगर कंपेयर कीजिए तो उसमें आपको दिखेगा क्या, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन ही रहेगा। लेकिन इस तीन में प्रपोर्शन आपको चेक करना है। आप सुबह आप बता रहे हैं कि हम अब मान लेते हैं कि आप रोटी दाल चपाती भाजी जो कुछ भी खा रहे हैं, तो आप रोटी खा रहे हैं, ये रोटी किस चीज की है? अभी तो इस समय तो गेहूं की खा रहे हैं। गेहूं की रोटी खा रहे हो आप। इस गेहूं की रोटी में आपको थोड़ा होमवर्क भी रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज आप जाके निकालेंगे, जितने भी आप अनाज खा रहे हो, गूगल में डालिए कि इसका कंटेंट्स क्या है। गूगल जो भी भाषा में डालोगे वो समझता है और बताएगा। तो व्हीट में लगभग 70% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन 3 से 5 या 8% तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फैट नाम मात्र का है, बाकी की कुछ और चीजें उसमें आ जाएंगी, फाइबर्स कुछ आ जाएंगे। आपका रोटी के अलावा हम राइस ले रहे हैं, राइस में भी 70% कार्बोहाइड्रेट है। फिर हम क्या ले रहे हैं? दाल ले रहे हैं। चावल, दाल, रोटी, ये हमारा मुख्य भोजन है। उसके साथ में भाजी, और भाजी और सब्जी अगर है भी तो कितनी है? एक आदमी 100 ग्राम बहुत ज्यादा हो गया हमारे समझ से, अगर कच्चे में वो उसको देखने जाए तो भाजी में कार्बोहाइड्रेट कम रहता है, प्रोटीन भी कम रहता है, फैट भी कम रहता है। ठीक है, उसमें मैक्स टू मैक्स 80% वाटर रहता है सब्जी में। तो हम दाल जो ले रहे होते हैं, इस दाल में भी कार्बोहाइड्रेट कितना है? दाल को बोला जाता है प्रोटीन रिच फूड। हम प्रोटीन रिच समझ करके खाते हैं, बट प्रोटीन ज्यादा है तो कितना है ये समझ लीजिए कि अगर गेहूं में, व्हीट में 70% कार्बोहाइड्रेट है, तो आपके दाल में 50% कार्बोहाइड्रेट है। वहां भी कार्बोहाइड्रेट है 50% प्लस 20% उसके अंदर प्रोटीन है। जब हम 20% प्रोटीन ले रहे हैं दाल से, तो हमें रोज दाल के माध्यम से प्रोटीन मिलती कितनी है? एक आदमी को रोज का प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए? नॉर्मली ऐड वगैरह भी दिया जाता है कि 1 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 80 किलो का किसी का वजन है तो उसको 80 ग्राम कम से कम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। ये मिनिमम में आता है, मिनिमम में, ताकि वो किसी मतलब बीमारी में के चपेट में ना आए। और हम अगर 100 ग्राम की दाल बनाते हैं तो उसमें कम से कम 5 लोग आराम से खा लेते हैं। कच्ची दाल की बात कर रहे हैं, सूखी दाल। 100 ग्राम की दाल पकाने के बाद तो एक आदमी अगर 20 ग्राम की दाल खा रहा है और उसमें 20% प्रोटीन है,
तो प्रोटीन मिला कितना, 4 से 6 ग्राम। बराबर। हम दाल इतना ही खाते हैं। तो मेरा यहाँ पर समझाने का केवल एक ही मकसद है, मतलब बताने का कि आप जो कुछ भी खा रहे हो ना, उसमें मोर देन 80% आपके फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट ही शुगर है। लोग आजकल क्या शक्कर से डरते, शक्कर नहीं, मैं शक्कर नहीं खाता हूँ लेकिन शक्कर में अगर रियल में केमिस्ट्री की भाषा में चले जाओ तो शक्कर में शुगर के अंदर 50% ग्लूकोज है, 50% फ्रक्टोज है। तो शुगर तो वहाँ पर 50% ही है, मतलब 100 ग्राम शुगर में, शक्कर में 50 ग्राम ही शुगर है। जिसके लिए कि डायरेक्ट वो थोड़ा सा चैप्टर अलग हो जाएगा, बड़ा टिपिकल मैटर है वो, खैर बट शुगर वहाँ पे भी है क्योंकि फ्रक्टोज भी बाद में कन्वर्ट होता है शुगर में। तो यहाँ पर जो हम 80% 70% शुगर ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से, और हम ये समझते हैं कि हम तो कोई भी शुगर वाली चीज़ खाते नहीं। उसके बाद इसमें हम चले जाते हैं फिर थोड़े से, और आज के डेट में मॉडर्नाइजेशन जो फूड इंडस्ट्री का जो जमाना चल रहा है, जिसमें हम अधिक से अधिक मैदे वाली चीज़ें खाते हैं। बिस्कुट, नमकीन टोटली मैदे से बनी है, उसके अंदर फाइबर भी नहीं है, फाइबर 0 हो गया। फाइबर का इंपॉर्टेंस बाद में बताएंगे। तो कहने का मतलब हम कार्बोहाइड्रेट केवल खा रहे हैं, फाइबर है नहीं, और शुगर वाली चीज़ें खा रहे हैं। मैदा किस तरह से हमारे लिए डेंजरस है। तो यही हमारा रोज का फूड है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी फूड को आप ले लीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 80% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब दूसरी मुख्य बात पर आप आ जाइए कि आपने भोजन के कंपोनेंट को देख लिया, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। और दूसरी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसे हम विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम पे बहुत ट्रेस मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। और ये सभी चीज़ें जो हैं, हमें जितने भी रॉ फूड्स हम खाते हैं उसी में आपको विटामिन मिलती है। अदरवाइज आपकी विटामिन कुक करने के बाद डैमेज हो जाती है। सही बात। आर यू एग्री विथ मी? यस। तो आपको जब जो कुछ भी फूड आप खा रहे हो उसको कुक कर दे रहे हो, तो जो कुछ विटामिन है भी वो डैमेज हो जाती है, वो रीअरेंजमेंट उसका हो जाता है, वो हमारे बॉडी के लिए काम नहीं करती है। तो विटामिन, रॉ फूड्स हमें क्यों खाना है? विटामिन के लिए। और वो विटामिन की नीड क्यों है वो भी आगे हम बताएंगे। जब ये ग्लूकोज वाले फूड को हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को खाते हैं, तो ये डाइजेस्ट होने के बाद, चाहे धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश भाई अंबानी हो, और चाहे ये गरीब नौकर रोड पे काम करने वाला मतलब बेगारी वाला आदमी हो, वो भी अगर 100 ग्राम की ग्लूकोज खाएगा तो उसका जो पीक लेवल है 2 घंटे में आ जाएगा। इसलिए आप पीपी शुगर 2 घंटे बाद टेस्ट करते हो। जो कुछ भी खाओगे, ये 100 ग्राम की शुगर खाओगे तो भी ये 2 घंटे पे पीक लेवल पे आ जाएगा। 200 ग्राम खाओगे तो वो 200 ग्राम भी 2 घंटे पे अपने पीक लेवल पे आ जाएगा। वो ये ग्लूकोज और हमारी बॉडी जो नेचर के सिस्टम से काम करती है, ये नहीं समझती है कि ये मुकेश भाई हैं कि ये गरीब रोड वाला आदमी है। सबके लिए वो सिस्टम एक तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि मुकेश भाई 5 समोसा खाएंगे तो उनकी बॉडी बोलेगी चलो अभी इनका ग्लूकोज रोक के रखता हूँ, 4 घंटे बाद रिलीज करूंगा। ऐसा संभव है? नहीं है। तो ये सबके लिए एक ही बात आती है। आप भी वही काम कर रहे हो, आप 4 की जगह 6 रोटी खा रहे हो, तो 6 रोटी में जो ग्लूकोज होगी वो एक साथ में जाएगी। सही बात। 8 रोटी अगर आप खा रहे हो तो उसकी ग्लूकोज एक साथ में जाएगी। उसके साथ में आप 2 रोटी चावल खा रहे हो तो दोनों की शक्कर, और उसके साथ दाल की भी जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली, अब कार्बोहाइड्रेट की जब बात आती है तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये 2 फॉर्म में बांटा गया है। उसके बाद फिर आ जाता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर उसके सबके रिलीजिंग की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, बट अल्टीमेटली सब जो है ना टूट करके सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट में आता है। जैसे आप कोई भाजी बनाते हो तो काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको भाजी बनाते हो, वैसे हम चाहे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं चाहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएं, ये कॉम्प्लेक्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटेगा, जिसको हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड में टूटने का मतलब हो गया कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो प्योर ग्लूकोज की बात की जाती है। जो आजकल ड्रिंक्स भी दिए जाते हैं, बोले जाते हैं कि भाई ये ड्रिंक्स एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इंस्टेंट एनर्जी जो देता है, क्यों देता है?
क्योंकि उसके अंदर माल्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यही सब है, जाके 2 मिनट में स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होता है और तुरंत एनर्जी देता है। तो एनर्जी तो देता है, लेकिन वो एनर्जी कौन सी है? भूसे वाली एनर्जी है। भूसे वाली एनर्जी कैसी है? वो थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया वापस। आप भूसा जब भूसा जलाओगे ना, तो 10 किलो में भूसा जलाओगे, 2 मिनट में जल के पूरा गुब्बारा जैसा जलेगा और किसी काम में नहीं आएगा, एनर्जी उसके यूज में नहीं आएगी, वो विस्फोट करेगी। सही बात। और वहीं पर आप जब लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी सुरक्षित तरीके से जलेगी, वो ज़्यादा उसकी एनर्जी आप यूज में लोगे, उससे ज़्यादा कुछ पका सकते हो। उसी जगह आप कोयला पकाओगे तो कोयला पकाने के बाद जब उसी जगह आप कोयला जलाओगे तो कोयला जलाने के बाद आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, लंबे समय तक वो जलेगा। बराबर। ठीक है, तो हम भूसा न खा करके कोयले को एनर्जी के रूप में यूज करेंगे तो लंबे समय तक एनर्जी देगा। अब भूसा की बात यहाँ पर आ गई, हमने खाया चावल, उसकी जितनी थी ग्लूकोज वो फटक दे आ गई ब्लड में। ब्लड में आने के बाद वो प्रोसेस पे हम आगे जा रहे हैं अभी। ब्लड में आने के बाद 2 घंटे में उसका पीक लेवल हो गया और वो कहाँ जा रही है? उसके बाद अक्सर सुनते होंगे कि 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद हम ये सब चीज़ें जब खाते हैं तो भूख लग जाती है। इसके बताने का मीनिंग मेरा ये है, हम उसी जगह लकड़ी जलाएंगे तो देर में भूख लगेगी और वो कांस्टेंट एनर्जी हमें देते रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर बात आती है भूसा, कोयला और लकड़ी। ये खुल ही रहेगा। तो ये भूसा, लकड़ी, कोयले का ये इस तरह से इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब बात दूसरी हम चेंज करते हुए यहाँ पे ट्रैक चेंज होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में आपको समझाना है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, ये ग्लूकोज अल्टीमेटली उसको ब्लड में ही जाना है पहले। ब्लड में जाने के बाद उसका मेन डेस्टिनेशन क्या है? डू यू नो अबाउट दैट? एक्चुअल डेस्टिनेशन उसका है सेल। बराबर। जब तक ये ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, और सेल के अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके अंदर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी पावर हाउस। तो जब सेल में जाएगा ये ग्लूकोज, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस भट्ठी में जब ये जलेगा तब आपको एनर्जी देगा। तो आपका अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, आपका सेलुलर लेवल पे अच्छे से सेल काम नहीं कर रहा है और आप ग्लूकोज कुछ भी ले रहे हो, खा रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल जाएगा और वो फ्यूल बराबर से वर्किंग में है तो हमें एनर्जी देगा। अदरवाइज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो एटीपी फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो ये हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये जो ग्लूकोज है ये सेल तक जाता है, और सेल तक जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इंसुलिन एक मीडिएटर है, इंसुलिन उसे ट्रांसपोर्ट करता है। अब आपने ग्लूकोज जितना भी खाया, उस ग्लूकोज को पचाने के लिए, मतलब उस सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अब इंसुलिन अगर आपके बॉडी में पहले से हम काम ओवरलोड देते चले गए हैं, अब यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्या होता है ना कि हम 20 सालों तक, 25 सालों तक जो कुछ भी खा रहे होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं और फैट खाएं, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है ना, इस तरह से नेचर ने डिजाइन किया हुआ है कि केवल और केवल ग्लूकोज से भी काम चल जाएगा, केवल और केवल प्रोटीन से भी काम चल जाएगा, केवल और केवल फैट से भी चल जाएगा। बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। तो हम क्या है कि हमारी आदत शुरू से पड़ी है 80% कार्ब खाने की। कार्ब मतलब समझते जाइए, ग्लूकोज की बात हम, कार्बोहाइड्रेट। हम 80% कार्ब खा रहे हैं। कार्ब खाने के बाद शुरुआती दौर की बात में चल रहे हैं, जब डायबिटीज नहीं था हमें, जैसे हमने कार्ब खाया, जितना भी कार्ब खाया, ये कार्ब बॉडी में जाने के बाद, मतलब ब्लड में जाने के बाद 400 ग्राम का गया, 200 ग्राम गया, 100 ग्राम गया, जो कुछ भी खाया वो ब्लड में जाने के बाद ब्लड में बॉडी का जो सिस्टम है 140, आप जब चेक करते हो नॉर्मल हो, एक हेल्दी आदमी है बिलो 140 है आफ्टर टेकिंग फूड, मतलब आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग फूड। तो अगर वो 140 से बिलो है तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जैसे 140 से ऊपर गया वो डायबिटिक मोड में आ गया। यही है ना फंडा। इस फंडे को थोड़ा समझिए, यहाँ पे इस मैथमेटिक्स को समझिए कि हमने 50 ग्राम खाया, 100 ग्राम खाया, 200 ग्राम खाया, कभी हमने उसका आकलन तो किया नहीं। 4 गुलाब जामुन खाया कि 6 खाया, उसमें ग्लूकोज कितना है, उसकी मौजूद शुगर एक साथ में ब्लड में चली जाती है। उसको 100, और उस समय तो हम कभी टेस्ट करते नहीं है, वो 200 थी कि 250 थी, बट 2 आवर्स के अंदर
उसको 140 पर लाकर रखना है। तो मतलब अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई और उस भीड़ को कंट्रोल करना है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। बराबर। तो इस फोर्स को, यानी उस फोर्स को समझ लीजिए कि इंसुलिन, अब ज़्यादा इंसुलिन पैंक्रियाज को बनाना पड़ रहा है। जब हम नॉर्मल थे, हम हैवी इंटेक ले रहे थे और वो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा था, वो ज़्यादा इंसुलिन आता था, सब ग्लूकोज को उठा के ढकेल देता था सेल के अंदर। अब सेल क्या करता था, सेल की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जितना एनर्जी आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो एनर्जी कितना क्या करेगा वो। तो सेल क्या करने लगा, उसको स्टोर करने लगा। किस में स्टोर करने लगा? फैट में। फैट यानी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने लगा। जब ये हमारा फैट में कन्वर्जन होने लगा ग्लूकोज का, तब धीरे धीरे हमारा टमी बढ़ने लगा, फैट बट सब धीरे धीरे हमारा वजन, पहले हम स्लिम थे, शायद 25 सालों तक पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज के टाइम में आप गौर कीजिए कि हमारी बॉडी कैसी थी। सही। बाद में हम मोटे होने लगते हैं, एक नॉर्मली 80% लोगों का ये कंडीशन है। सही बात है। फिर हम डायबिटिस में आने लगते हैं, इसलिए डायबिटीज प्लस ओबेसिटी, डायबिटिस की कंडीशन बनती है। तो पहले वो आदमी का टमी बाहर निकलता है, पेट बाहर निकलता है, वजन बढ़ता है, मतलब इस तरीके की कंडीशन बॉडी में बनते रहती है। अब क्या होता है कि सेल को रोज यही प्रक्रिया चल रही है, सेल रोज उसी उलझन में पड़ा हुआ है। अब वो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में चलता है, वो हमेशा डरा रहता है कब किधर से ग्लूकोज आ जाएगा, तूफान। अब वो हमेशा विरोध करता है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानते भी होंगे आप। बट इंसुलिन, अब क्या हो रहा है कि सेल यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बोलता है मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इंसुलिन है, ये ग्लूकोज ला के डाल रहा है और ये बेचारा डिपॉजिट कर रहा है। अब डिपॉजिट की भी कैपेसिटी धीरे धीरे फुल हो रही है, मोटापा भी बढ़ते गया आदमी का, और सबकी एक अलग अलग एडॉप्टेबिलिटी होती है बॉडी की, किसका कम किसका ज्यादा। किसी का कोई पतला ही है, थिन है देखने में, अगर उसके अंदर एडिपोज सेल्स ज्यादा नहीं है, वो पतला होते हुए भी उससे ज्यादा मोटा नहीं होगा, डिपॉजिट उसके अंदर फिर भी रहता है और उसकी बॉडी उतना है। तो कुछ लोगों का कैसा है कि गुब्बारे के जैसा फैल जाएगा तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे ना होकर के इन साइड ही उनके अंदर डिपॉजिट होता है, कुछ लोगों का इन साइड आउट साइड दोनों आने लगता है, ये समझिए। अब क्या हो रहा है कि जब सेल आपको विरोध पैदा कर रहा है यहाँ पर, तो इस विरोध पैदा करने के टाइम में इंसुलिन, जहाँ पे 10 इंसुलिन से ही जो कुछ आप खा रहे थे वो अंदर डिपॉजिट हो जा रहा था। मैं एक्चुअली में इस हिसाब से समझा रहा हूँ कि आपको बहुत फास्ट में तो ये 10 इंसुलिन जिस ग्लूकोज को डाल ले रहा था, यहाँ विरोध होने के बाद जब यहाँ 100 लोगों की फौज जमा हो गई है, आदमी लोगों की, और वहाँ सेना का विरोध कर रहे हैं, तो जो 10 पुलिस वालों से डर के भाग जाती थी पब्लिक, अब वहाँ 100 लोगों को आना पड़ रहा है, तब जाके डर के भाग रहे, अरे 100 आ गए अब भागो। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगा, वही 10 इंसुलिन की जगह इंसुलिन 12 बनाना पड़ा उसको, 15 यूनिट बनाना पड़ा, 20 यूनिट बढ़ाना पड़ा। तो ये यूनिट उसकी बढ़ते चली गई। अब जब यूनिट बढ़ते चली गई तो अब प्रतिरोध और बढ़ते गया। मतलब आपको ये यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि अब हम यहाँ पे पैंक्रियाज को लोड जो रोज ज्यादा दे रहे हैं, अब पैंक्रियाज रोज 10 इंसुलिन बना के आराम करता था, अब उसको जैसे उम्र बढ़ते गई, अब वो खाना उतना ही खा रहा है आदमी, लेकिन प्रतिरोध पैदा होते गया, अब उसको ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। अब उसके बीटा सेल्स, जो भी 2-4 लाख बीटा सेल्स थे, उसमें से 2-4 बीटा सेल रोज मर रहे हैं, तो उसकी इफिकेसी कम होने लगी एक साइड में, मतलब पैंक्रियाज का प्रोडक्शन की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगी। अब कुछ दिनों के बाद एक साइड इंसुलिन कम बनाने लगा, इधर इंसुलिन का प्रतिरोध हो गया। जब तक वो ज्यादा इंसुलिन बना पा रहा था, वो ज्यादा इंसुलिन अपनी गुंडागर्दी करता था, चाहे जो कुछ खाते थे आप उसको ढकेल देता था, ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को सेल में डाल देता था। अब उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया का नाम दिया गया है। अब आप गूगल में डालेंगे हाइपर इंसुलिनीमिया वर्सेस, तो आज के डेट में हाइपर इंसुलिनीमिया, ये सब जो है सभी बीमारियों का कारण है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया, ये जो दोनों वर्ड है ना, 1989 के बाद डॉक्टर जेराल्ड रेवन करके एक डॉक्टर हुआ करते थे, इन्होंने लाया। इसके पहले ये साइंस की केमिस्ट्री में था ही नहीं। 1989 आज के 30 साल पहले, और इसको प्रैक्टिकल लेवल पे आते आते इंडिया में 2010 आ गया। इसके पहले की डिक्शनरी में ये था ही नहीं वर्ड।
तो कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इस तरह से हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अब लोग अरे ग्लूकोज ये नहीं खाएंगे तो चलेगा कैसे। बात समझने की यहाँ पर है कि हम जो कुछ भी ग्लूकोज का इंटेक ले रहे हैं उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। अब हम यहीं पे थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, अब आ जाते हैं कि बॉडी के कंपोनेंट। अभी तक हमने फूड का कंपोनेंट बताया आपका, बॉडी के कंपोनेंट के बारे में आप ज़रा मुझे बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट योर बॉडी कंपोनेंट? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी? केमिस्ट्री की भाषा में बताइए, तभी तो मजा आएगा। केमिस्ट्री भाषा में समझती नहीं है, आप जो समझाना समझाइए। नहीं देखिए, पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ। आपकी बॉडी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की बात की जाती है। तो आपकी बॉडी तो प्रोटीन और फैट से बनी है ना, कार्बोहाइड्रेट की तो कुछ है ही नहीं आपके बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट केवल एनर्जी के लिए जरूरत है और वो भी एक सर्टेन अमाउंट में। बट हमारा जो इंटेक है ये मैक्सिमम है। बात को यहाँ पे केवल आपको समझना, इतना बताने का भी नहीं कि हम जो कुछ खा रहे हैं मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और बॉडी को लिमिटेड मात्रा में ग्लूकोज की जरूरत है। क्यों ग्लूकोज की कितने लिमिटेड जरूरत है वो भी हम मैथमेटिक्स आपको 5 मिनट में समझाएंगे। खाली कहने का मतलब ये है कि हमारी मसल्स किसकी बनी है? प्रोटीन की, फैट की। चिकन मटन जो हम लाते हैं वो फैट है। अंडे के अंदर अगर शुगर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, चूजा नहीं बनेगा। उसके अंदर केवल और केवल प्रोटीन और फैट है। तो हमारी बॉडी की तो जो पूरी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का है, रचना जो हुई है, ये प्रोटीन और फैट से है। और हम 80% 90% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उस कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, जब हम प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन के लिए इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। बिना इंसुलिन के प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, उतना काम में आ जाएगा। फैट के लिए प्रोटीन इंसुलिन की जरूरत नहीं है। फैट के मेटाबॉलिज्म, ये चैप्टर बड़ा हो जाता है सब, हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज पूरा समझ जाते हैं, बट आपको बहुत शॉर्ट कहने मतलब कि प्रोटीन और फैट के दोनों के मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। आप ग्लूकोज को कम कर दोगे, प्रोटीन बढ़ा दोगे तो इंसुलिन की जरूरत कम पड़ेगी। ग्लूकोज भी कम हो गया, उसके लिए भी इंसुलिन कम लगेगा। फैट से हमने अभी बताया कोयला, भूसा और लकड़ी, फैट ज्यादा टाइम में पचेगा। आप एक पनीर की जो है बिरयानी बना करके खा लीजिए या पनीर के साथ में रोटी खा लीजिए, वो आप 6 घंटे पे आपको भूख नहीं लगेगी। और आप चावल और दाल खा लीजिए, आपको 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। एक सिंपल सा है। तो आपको फूड में थोड़े से चेंजेस करना है। अब चेंजेस करना है, इसलिए क्यों करना है, इसलिए बात बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी में फैट में बदल रहा है। अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि बंदा लो फैट डाइट का आज माहौल चल रहा है। हर जगह लो फैट डाइट प्रमोट किया जा रहा है। लो फैट डाइट जैसे प्रमोट कर रहे हैं, फैट के साथ में जितना नेचर ने जितना कुछ बनाया हुआ है ना, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप फैट से जैसे बाहर जा रहे हो, आप प्रोटीन भी आपका बाहर जा रहा है। क्योंकि अधिकतर फैटी वाली चीजें, प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन ज्यादा है। आप बादाम ले लो, जितने ड्राई फ्रूट्स ले लो, उसमें प्रोटीन और फैट है, सेपरेट नहीं है। हम फैट फोबिक माहौल में जा रहे हैं तो हम प्रोटीन बाहर चले जा रहे हैं, हमारा उल्टा कार्ब बढ़ जा रहा है। कार्ब वाले फूड बढ़ रहे हैं और वही कार्ब जो है बीमारी को बढ़ा रहा है। तो अब जो यहाँ पर है कि हमारे बॉडी में अगर फैट और प्रोटीन, इसी से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो हम इतना ज़्यादा कार्ब क्यों खाते हैं? और रोज का प्रोटीन का परसेंटेज देख लो, फैट का परसेंटेज देख लो। अब शुद्ध शाकाहारी खाने वाला आदमी फैट कुछ भी नहीं खाता है, उसको भी अटैक आता है, वो भी मोटा हो गया है। तो कहाँ से? जब वो फैट खा ही नहीं रहा तो फैटी क्यों हो रहा है? इसीलिए तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ भाई, अगर वो फैट नहीं खा रहा है तो फैटी क्यों हो रहा है? और मैं फैट खिला करके फैटी को कम कर रहा हूँ, वजन, उसको कार्बोहाइड्रेट कम कर दो। क्योंकि ये डिपॉजिट वाला जो चैप्टर है ना, सही बात है, वो थोड़ा सा लॉन्ग में लंबा जाएगा, डीप में, वो जाने दो उसको। तो कहने का मतलब कि फैट जो है हमारा कल्प्रिट नहीं है आज। इसलिए हम जो डाइट चेंज करेंगे आपको ना, उसके पहले जानना जरूरी है। नहीं तो घर में कह रहे ये फैट चालू हो गया, ये तो फैट हमारा कल्प्रिट नहीं है। हमारे बॉडी में जो नीड है वहाँ पर प्रोटीन और फैट की। अब एक दूसरे एस्पेक्ट से हम यहाँ पे थोड़ा समझाएंगे। 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट आपको कितना कैलोरी देता है? 4 कैलोरी एनर्जी देता है। जब कैलोरी वाइज जाएंगे हम आज के मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से, 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 कैलोरी देता है और 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देता है और 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी एनर्जी देता है हमें। अगर मान लेते हैं कि हमें 1400 कैलोरी पूरे थ्रू आउट द डे में नीड है, इस 1400 कैलोरी को आज हम क्या कर रहे हैं, 80% जो है ग्लूकोज से पूरा कर रहे हैं। कितना हो गया? 1120 कैलोरी हम ग्लूकोज से ले रहे हैं। 70% भी पकड़े हम अगर तो 7 चौक 28 980, मतलब नियर अबाउट 1000 कैलोरी हम केवल ग्लूकोज से फुलफिल रोज कर रहे हैं। जो कुछ भी हम सुबह से शाम चाय, नमकीन, बिस्किट कुछ भी खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हम उसको इस कैलोरी को 400 ही ग्लूकोज से लेते हैं, 400 प्रोटीन से लेते हैं और 500 फैट से लेते हैं, तो हमारी तो एनर्जी उतना पूरा हो गई। बराबर। कैलोरी 1400 ही चाहिए ना हमको। तो 1400 जब यहाँ से एनर्जी हमें मिल गई और इसके लिए इंसुलिन की कम जरूरत है। जब इंसुलिन कम बनने लगेगा, पैंक्रियाज रिलैक्स होने लगेगा, तो वो धीरे धीरे उसके जो बचे कुचे मुरझाए हुए बीटा सेल्स हैं वो धीरे धीरे हरे भरे हो जाएंगे। मैजिक ग्रो का काम करेगा। समझ रहे? तो शायद अगर वो 70% पैंक्रियाज आपका आज डैमेज हो गया है, 10% और इम्प्रूवमेंट हो गया तो आप बच्ची को तो बचा लोगे ना। सही बात। और ये लोड अगर वही चलता रहेगा तो 70 से 60 आएगा, 50 आएगा, 40 आएगा, बाद में इंसुलिन का इंजेक्शन पे आप आ जाओगे। सही बात। ठीक है, इसलिए ये चीज जरूरी है फूड को चेंज करना। अब कैलोरी वाइज से भी आपने समझ लिया इन शॉर्ट में कि अगर हम फैट लेते हैं तो फैट से भी हमें कैलोरी मिलती है। बराबर। अब जो है लोड भी कम पड़ेगा डाइजेस्टिव। ग्लूकोज को जो खाने से ले करके ग्लूकोज का जो मेटाबोलाइजेशन है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया, ये सबसे लेंदी प्रोसेस है। प्रोटीन और फैट से भी लेंदी प्रोसेस है, उसमें जाएंगे घुसेंगे तो खाली आपको समझने की जरूरत है। ग्लूकोज जो है एटीपी फॉर्मेशन तक जितना सबसे लेंदी प्रोसेस है, उसके लिए इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो केमिकल प्रोसेस होता है ना बॉडी के अंदर। डाइजेशन केमिस्ट्री की भाषा में जब जाएंगे तो ये तो हम तो क्या हमने खा लिया, सो गया, बात खत्म हो गई, क्या हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर पूरा केमिकल प्रोसेस से पूरा होता है। अब इंजेक्शन दवाइयां दे रहे हो, क्या हो रहा है, वो केमिकल प्रोसेस से घुसता है बॉडी के अंदर। इतने सारे सिस्टम से वो काम करता है। बॉडी का जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है उसके हिसाब से ही काम करेगा, वो आपके हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो जो ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है एटीपी फॉर्मेशन तक जो है ना, उसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। वो जाने दो, डीप में थोड़ा सा नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि मतलब शॉर्ट में समझाना है, पूरा ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है एक्चुअली बोले तो। मतलब विटामिन को ज्यादा चूस लेता है और धीरे धीरे फिर हम विटामिन की डिफिशियंसी भी हमारे पास होने लगती है। तो इस प्रोसेस में हमें जब हम कम करते हैं मतलब ग्लूकोज का इंटेक, तो हम विटामिन की भी हमें नीड कम पड़ती है। और कुछ विटामिन जो हम नेचुरल चीज़ें जो हम रॉ फूड्स लेने लगते हैं तो वो सप्लाई उसकी होने लगती है। और जो नेचुरल फूड्स के माध्यम से हम सप्लाई लेते हैं ना विटामिन की, और जो हम कंपनी से तैयार विटामिन लेते हैं ना, उसमें बहुत कुछ का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। आज के डेट में ब्लड की पूरी उसके इंग्रेडिएंट मतलब ब्लड के जो कंपोजिशन की पूरी जांच हो चुकी है, साइंस ने जानकारी निकाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ब्लड बना नहीं है। बनाया क्या साइंस ने ब्लड में क्या है, सब टेस्ट होता है, ब्लड से सब दुनियादारी निकाली जाती है, बीमारियों का टेस्ट होता है, लेकिन आज तक ब्लड नहीं बना है। सीमेन आज तक साइंस बना नहीं सकता, उसकी पूरी स्टडी भले करके बता दे। तो इस चीजें इसलिए आपको कुछ चीजों को मानकर चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम नेचर से कुछ जो चीजें डायरेक्ट लेते हैं ना, उसका इफेक्ट बॉडी पे अलग पड़ता है, और हम जो प्रोडक्ट कंपनी से बना करके मैन्युफैक्चरिंग हमें मिलता है उसका इफेक्ट अलग है। हम अलग अलग पॉइंट जहाँ आ रहा है सब बताते जा रहे हैं, ध्यान रखिए एक एक चीजों को, सीक्वेंस आप बाद में मिला लेना। मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ग्लूकोज को कम करेंगे यहाँ पर अपने खाने से। क्यों कम करना है? क्योंकि ग्लूकोज की हमें नीड ही नहीं है। अब एक सिंपल में मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम और समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी आपको और ज़्यादा हो जाएगी।
आपके बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है? ब्लड 5-5.5 लीटर। 5-5.5 लीटर, वेरी गुड। 5 लीटर के ब्लड में आप जो 140 mg पर DL की रिपोर्ट निकालते हैं ब्लड हॉस्पिटल से, ये क्या बताती है इसको बताइए, इसका मैथमेटिक्स आज आपको समझाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 140 mg पर DL? डेसीलीटर बताता है। डेसीलीटर मीन्स हो गया 100 ml। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। 140 mg 100 ml के अंदर है, तो ये 1400 mg इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर ब्लड में 1400 mg आपके अंदर ब्लड शुगर होना चाहिए। बहुत शॉर्ट में और स्पीड में हम भाग रहे हैं। 5 लीटर के ब्लड में कितना हो गया? 7000 mg। 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। 7000 mg इज इक्वल टू 7 ग्राम। मतलब आपके ब्लड में 7 ग्राम ही अगर शुगर, वो भी 140 को हायर को पकड़ के चल रहे हो, फास्टिंग को 100 को पकड़ के चलोगे, तो आपके ब्लड में 5 ग्राम शुगर सफिशियंट है। और 5 ग्राम शुगर कितना होता है? 1 चम्मच में हम 25 ग्राम खा जाते हैं। सही बात। 1 कप चाय में हम 25 ग्राम खा जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी की जो सिस्टम है, बॉडी को 70 से 140 के रेंज में रहना है ना बस। और बॉडी अगर 70 से 140 के रेंज में है, तो आप 100 में भी हो तो क्या सुबह चक्कर आता है? नहीं, हमारा फास्टिंग 100 बजे चक्कर नहीं आता है। मतलब हमें 70 से 100 के बीच में रहना है। मतलब 3.5 ग्राम से लेके 5 ग्राम अगर हमारे ब्लड में शुगर है, मात्र 3.5 से 5 ग्राम, तो हमें हर पर्टिकुलर समय पे कितना शुगर की जरूरत है? 1.5 ग्राम का वेरिएशन है। हम तो एक झुग्गा खा रहे हैं रोज और बॉडी को वर्कलोड इतना हो रहा है। इस केमिस्ट्री को समझिए बॉडी की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने बताया ना कि जो हम खा रहे हैं, बॉडी को अल्टीमेटली 150 पर 140 पे ला के रखना है। उसकी बायोकेमिस्ट्री जो है एकदम स्ट्रांग काम कर रही है। मैं उसका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसका जो खुफिया तंत्र है, वो इतने अच्छे से काम कर रहा है कि भाई यहाँ पे डाकू आ गए हैं, इतना इसको कंट्रोल करो, 140 पे ला के रखो, 120 पे ला के रखो। अबे 30 साल 40 साल 35 साल तक वही काम कर करके बॉडी कितनी थक रही है। उधर सेल थक रहा है, उधर जो है आपका पैंक्रियाज का जो इंसुलिन बनाने वाला बीटा सेल्स है वो थक रहा है। ये दोनों की आप रोज धक्का मुक्की, रोज मियाँ बीबी का झगड़ा, रोज 24 घंटा 365 दिन चल रहा है। और इस वजह से हम डायबिटीज के चक्कर में आ रहे हैं। और डायबिटीज ही नहीं, अब कोलेस्ट्रॉल जो जा रहा है डिपॉजिट होकर के, तो वो भी तो कोई जरूरी नहीं है। मान लो उसका पैंक्रियाज थोड़ा ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा दिन तक सपोर्ट लेके गया, तो उधर उसको ब्लड प्रेशर और अटैक पहले आ गया, बाद में डायबिटीज हुई। अक्सर लोग यही देखने को मिलता है, किसी को ब्लड प्रेशर अटैक आया तो डायबिटीज बाद में, किसी को डायबिटीज पहले हो गई तो ब्लड प्रेशर अटैक बाद में। सही बात। तो दोनों सब साथ में है, तो मतलब रिलेशन सबका एक ही जगह से है। इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि भैया खाने में थोड़ा सा सुधार कर लो, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी आपने यहाँ पर मोटा मोटी ये समझा कि फूड के कंपोनेंट जो हम खा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हमें कार्ब की इतनी जरूरत नहीं है और फैट से हमें डरने की जरूरत नहीं है। फैट से डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि जिस समय अटैक वाले पेशेंट का पोस्टमार्टम किया होगा आज के 50 साल पहले के डॉक्टर ने, तो भाई साहब जब कहीं जाम हो जाएगा, कहीं नाली जाम हो जाएगी, तो वहां तो कचरा ही रहेगा ना। तो आपने उस नाली में घुसा और चेक किया कि यहाँ कचरा था, तो कचरे में क्या मिला? हमको सीमेंट, रेती, अगड़म बगड़म सब मिला, किधर किधर से बह बह के आया। तो ये सीमेंट खराब है। अरे सीमेंट तो बिल्डिंग का काम कर रही है, बना रही है, लेकिन उस कचरे में, मलबे में तो आपको सीमेंट ही मिलेगी ना। तो जब इस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके देखा कि उस समय जहाँ डिपॉजिट हुआ था, उस डिपॉजिट में उसको कोलेस्ट्रॉल मिला, फैट मिला। अरे फैट तो डेंजरस है, फैट फोबिक, उस डॉक्टर ने बता दिया फैट मिला, फैट डेंजरस है, फैट खाना बंद हो गया, फैट फोबिक माहौल। फिर ये जो कंपनियां हैं टेस्ट के लिए परोसना चालू कर दिया, और ये कार्ब रिच वाला फूड, मैदा वाले फूड और मार्केट में आने लगे। अब एक बार साइंटिस्ट ने बता दिया तो वो चलते रहता है। आज भी भाई साहब साइंस में, मेडिकल फील्ड में 50 साल पहले की लिखी हुई किताबें पढ़ाई जा रही है, नए लिटरेचर्स को आज भी मार्केट में नहीं बताया जा रहा है। जो एक बार सिलेबस में बन गया है उसी को पढ़ाया जा रहा है, उसी सिलेबस पे काम कराया जा रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब उस डॉक्टर ने, उसका भी दोष नहीं है। फैट तो देख लिया उसने, फैट आया कहाँ से? फैट खा तो नहीं रहा था ना वो। ऐसे रिसर्च देखने को मिले हैं कि जो लोग 80% फैट ही खा रहे हैं, चिकन फिश मैक्स टू मैक्स खा रहे हैं, उनको अटैक नहीं है, उनकी बॉडी हेल्दी है, उनको डिपॉजिट नहीं हो रहा है।
क्योंकि वो एक बार चिकन 200 ग्राम खा लिए तो 6 घंटे उनको भूखे नहीं लगने वाली है, उसके बाद ही फिर खाएंगे। वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वो डिपॉजिट नहीं हो रही है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बिना जरूरत के डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म ऐसा है 140 के नीचे उसको ला रख देगा, उसको रखना ही रखना है, क्योंकि उस टाइम बॉडी हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो ये डिपॉजिट होते चले जा रहा है। तो इस डिपॉजिट को हमें रोकना है, फैट से डरना नहीं है। और दूसरी बात की वो भी आ गई बात नेचुरल फैट। आज के डेट में बोला जाता है कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मार्केट में, आप जाते हो आप देखते हो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल। साइंस बोल रही है कि किसी भी नेचुरल प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने की कैपेसिटी ही नहीं है, कोई प्लांट कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। मतलब क्या हो गया कि प्लांट से बना हुआ कोई भी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। हम जाते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्लांट से बने हुए किसी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं होता है। वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनाएगा? तो एक चीज ये आप डर निकाल दीजिए। उसके बाद अब जब ऑयल की बात आ गई तो रॉ, आप सलाद में रॉ ऑयल यूज कीजिए, कितना भी खाइए कभी नहीं बढ़ेगा। जब हम 100 डिग्री पे ऑयल को बॉयल करते हैं ना, जब वो उसमें से धुआं निकलने लगता है, मतलब वो एक अलग प्रक्रिया में चला जाता है। जब उस तेल से धुआं निकलने लगता है, जिसको हम डीप फ्राई बोलते हैं, ये आपके लिए डेंजर है। उसका साइंस का केमिस्ट्री अलग है, फिर उस पर नहीं डीप में जाएंगे। तो आप अगर भाजी में तड़का दे रहे हो, तो भाजी में तड़का देने के टाइम ये समझाइए कि उसमें से भाप न निकले। तेल हीट होने लगे उतने पे ही उसमें तड़का दो, उसमें से भाप न निकले, धुआं न निकले, उसके पहले ही उसको यूज करो। वो तेल आपको नुकसान नहीं करेगा। इसके पीछे का साइंस बहुत लंबा है, ठीक है। इसके अलावा आप रॉ फूड्स में, मतलब आप तेल कितना खा रहे हो, भाजी विजी तड़का यही थोड़ा बहुत ना, उसको हम कम हीट में, स्लो हीट में तड़का देते हैं, तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है, कोई नुकसान नहीं है। ये साइंस बोल रही है, मेरा कुछ इसमें नहीं है। उसके पीछे का कारण समझेंगे फिर कभी डीप में, क्योंकि आपको शार्ट में बहुत सारी चीजों का निचोड़ बताना है। तो आप रॉ कच्चा तेल खा रहे हो सलाद में मिला करके। पहले लोग गांव में बट्टी चोखा बनाते थे, उसमें भी मिलाते थे कच्चा, बहुत सारी जगहों पे कच्चा डालते थे। घी, अभी घी आप गाय का देसी घी अगर मिल रहा है, हम देसी घी को लोग पराठा बनाते हैं, पराठा बनाते समय देखते हैं धुआं घर में हो जाता है, वो नुकसान करने वाला है। पराठा पक गया, उतारते हुए तेल पोत के रख दीजिए, घी पोत के रख दीजिए। मतलब उसपे घी लगना चाहिए, लेकिन वो जलना नहीं चाहिए। वो घी आपके लिए हेल्दी है। बस यही थोड़ी चीजों को चेंजेस करना है। वो पराठा जल रहा है, उसमें आप धुआं निकल रहा है, पूरा घर धुआं हो गया है, वो पराठा किसी काम का नहीं। मतलब किसी काम का मतलब वो आपका वो ऑयल वहाँ पे आपको नुकसान करेगा। तो कैसे नुकसान करेगा वो बात की बात है। तो इस तरह से करने का मतलब कि कुछ चीज़ों में आप चेंजेस जब लाएंगे ना, तो आप काफ़ी अपने आप में परिवर्तन कर पाएंगे। और अब हम आ जाते हैं मोटा मोटी आपको डाइट पे, ठीक। अब आपको क्या करना है, हम तो रोज यही खाते हैं ना, रोटी चावल दाल भाजी, बराबर, हम भी तो यही खिलाएंगे आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक इसमें पहले हम बता देते हैं कि 3 से 3.5 लीटर पानी आपको 24 घंटे में जरूर पीना है। 24 घंटे में 3 से 3.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। ये आज से आदत बना लीजिए। और एक टाइम में एक गिलास, एक झटके में ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 70% आपके बॉडी में केवल वाटर है। सेलुलर लेवल पे जब जाएंगे आप, सेल के अभी हमने छोड़ दिया थोड़ा सा, सेलुलर लेवल पे हम जब जाएंगे तो सेल में टोटल सेल का स्ट्रक्चर आप पढ़िए एक दिन कभी ध्यान से, फुर्सत में। जब भी पैसे, मैं सेल का एक वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं। सेल से हमारा टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, बॉडी सिस्टम। तो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। और सेल के अंदर कहीं ग्लूकोज नहीं है, फिर हम ग्लूकोज की क्यों खा रहे हैं? ग्लूकोज की नीड है फॉर एनर्जी के लिए, तो कुछ सर्टेन मात्रा में। और हम इतना दिन भर में कुछ ना कुछ खाते हैं, ग्लूकोज उसमें जाता ही जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मैक्स टू मैक्स खा रहे हैं। तो अब समझो कि आप भाजी खा रहे हो, भाजी में ग्लूकोज का मात्रा कम रहता है। अब कुछ जमीन में पैदा होने वाली सब्जियों को, बहुत शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ,
उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दो आप। जैसे आलू है, सूरन है, इसमें ज़्यादा ग्लूकोज रहता है, उसको अवॉइड कर दो। बाकी इतनी मार्केट में सब्जियां हैं, आप रोज अगर 100 ग्राम सब्जी खा रहे हो तो मैं बोलता हूँ 300-400 ग्राम बढ़ा दो सब्जी, पेट भरेगा, वो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है। दूसरी चीज, सब्जी का पार्ट बढ़ा दिया। अब यहाँ पे चावल फिलहाल ब्रेक करना है आपको। चावल ओकेजनली ले सकते हो, कभी कभार मन में, मतलब चलो तो उस दिन चावल ही लिया तो 50 ग्राम ले लिया, तो उसके साथ हमारा ये परसेंटेज ज़्यादा रहे, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि चावल में, अभी हम नेक्स्ट टाइम कभी बैठेंगे तो हम ग्लाइसेमिक लोड के बारे में समझाएंगे, तब आपको, मतलब एक्चुअल में क्या है ना, बहुत लंबा चैप्टर है, मैं समझ रहा हूँ, तब जाके पूरी साइंस समझती है, बैठती है दिमाग में। अब समझो कि आपको रोटी है, आप रोज अगर 100 ग्राम की रोटी खा रहे हो, उसमें 70 ग्राम ग्लूकोज जा रहा है, ठीक, एक उदाहरण के लिए। अभी 100 ग्राम की रोटी में अगर हमने 50 ग्राम प्रोटीन मिला दिया तो ग्लूकोज 50 ग्राम हो गया, 50% हो गया, ठीक है। तो अब 35 ग्राम हो गया, उसमें 25 ग्राम और हमने फैट भी मिला दिया, ये 25 ग्राम ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज कितना हो गया, 17 ग्राम हो गया। अब जहाँ पे 100 ग्राम की रोटी में आप 70 ग्राम ग्लूकोज खाते थे, वहाँ पर आपको 20 ग्राम मान लेते हैं ग्लूकोज जा रहा है, तो 50 ग्राम का लोड तो इंसुलिन का कम हो गया। अच्छा, अभी वहाँ पर हम एक बताते बताते भूल गए थे मैथमेटिक्स में कि 140 यूनिट जो है, हाँ, एक यूनिट जो इंसुलिन है, ये 50 को ही पकड़ करके हम चल रहे हैं, 50 यूनिट ग्लूकोज को यूज कर रही है, तो 10 यूनिट जो है 500 को यूज करेगी, 20 यानी 20 और 4, 20 और 8, 28 गुणते 50 बराबर 14। हाँ, मतलब ये कि एक यूनिट इंसुलिन अगर बन करके आ रही है, जैसे यूनिट के डोज में दिया जाता है ना इंसुलिन, तो एक यूनिट इंसुलिन यहाँ पर 50 यूनिट ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है, जो ये 50 की रीडिंग आ रही है। तो वहाँ पर अगर हमने 70 ग्राम ग्लूकोज खाया तो ये 1400 यूनिट हो गया। उसके लिए 28 यूनिट डोज हमको इंसुलिन चाहिए, उतना हमारी बॉडी बना रही है, चाहे जैसे लोड फिर भी है। अगर वहीं पर हम इस 70 की जगह हम 20 के रेंज में आ गए, तो वहाँ पर कितना लगेगा इंसुलिन, 10 यूनिट लगेगा, और कम लगेगा शायद, 1 यूनिट 50, यहाँ पे 50। हाँ, तो हाँ 20 हो गया ना यहाँ पे, तो 20 ग्राम हमने लिया, तो 20 × 40, 400। हाँ, तो ये मतलब 8 यूनिट के आसपास कुछ आएगा। मतलब एक इतना समझिए कि हमें यहाँ यूनिट कम हो गई, बराबर। अब कम यूनिट लग रहा है तो वहाँ पैंक्रियाज रिलैक्स हो रहा है, उधर ग्लूकोज फिर भी हमें मिल रहा है कुछ ना कुछ। तो हमारा जो फंडा है ना, एक्चुअली में ग्लाइसेमिक लोड पे आता है। ग्लाइसेमिक लोड हमारा थ्रू आउट द डे 25 ग्राम्स ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में जा रहा है, तो 25 ग्राम्स ग्लूकोज, वो भी डिवाइडेड कंडीशन में, तो उतना से हमारे बॉडी को ग्लूकोज की भी नीड पूरा हो रही है। उसके बाद जो पोर्शन है हम प्रोटीन से लेते हैं और बाकी का पोर्शन फैट से लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, फैट जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे गलने लगता है और इंसुलिन की कम जरूरत पड़ती है, बचा कुचा पैंक्रियाज जो सुधरने लगता है और इन फ्यूचर हम लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट है वो भी धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपको फूड में जो मैंने बताया अभी कि आपको ग्लूकोज, अब रोटी, अब गेहूँ आप यूज कर रहे हैं, तो गेहूँ की जगह आप जौ यूज करेंगे, तो जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ये भी आप गूगल में चेक करेंगे तो इसका कम रहता है। अब आप एक मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, वही मुद्दे पे आ रहा, मतलब मुझे रोटी कौन कौन से अनाज की मिला के खाना है, वही पे आ रहा। हाँ। अब यहाँ पे मतलब इसमें कैसा है ना, ये बताने के पीछे कैसा अब वो समझ है, आप कुछ भी कल समझ के कुछ भी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से, बराबर। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल अभी समझिए कि जौ आपने मिला दिया प्लस आपको सोयाबीन मिलाना है। हाँ। फिलहाल इस फंडे में चलिए 2-3 चीज मिला करके पहले चालू कीजिए। तो हमें कार्ब को कम करना है। हाँ, तो भी तो आप बता दीजिए। आप जौ ले लीजिए। हाँ, और उसका रेशियो भी बताते जाइए मुझे। ये समझ लीजिए कि 2 किलो जौ, 2 किलो जौ, 2 किलो सोयाबीन। वो मैं बताता हूँ, पहले फंडे को समझिए आप।
ये देखो क्या होता है ना कि अभी आप सोयाबीन खाने लगे, सोयाबीन हाई प्रोटीन रिच, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन क्यों खाना है, बराबर। तब तक कोई मिला, अरे सोयाबीन खा रहे हो तो तुम ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी तब तक किडनी खराब हो जाएगी। लोग कुछ भी बोलते हैं, इसलिए ये पूरे साइंस को समझाने के पीछे मेरा ये रीजन रहता है कि पहले समझो, और वो भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाया कि मतलब तो वो तो एक पॉइंट पे एक दिन का लेते हैं हम लोग। सही बात। यहाँ पे सोयाबीन मिला दिया, सोयाबीन में मैक्स टू मैक्स प्रोटीन है। अब फर्क क्या पड़ेगा कि थोड़ी सी रोटियां बनाने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि प्रोटीन की रोटी, जैसे प्रोटीन भुरभुरा, जैसे अंडा कैसा भुरभुरा हो जाता है, अंडे को उबालो तो प्रोटीन की रोटी, ये थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए इसमें आप 500 ग्राम मूंग मिला दीजिए, हरा मूंग। ये खाली मैं बाइंडिंग के लिए डाल रहा हूँ, नहीं देखने में जरूरी नहीं है। और जो मूंग बाइंड, ये हो गया इतना। अब इसमें ये जो प्रपोर्शन है ना, ये 3 आइटम को फिलहाल ज़्यादा अब इसमें नहीं मिक्स करूँगा, हम लोग तो बहुत कुछ धीरे धीरे फिर चेंजेस करेंगे। ये 3 आइटम को आप समझो कि 4.5 किलो आपने पिसा दिया, ये चक्की में पीसा जाएगा। ये चक्की में पीसने के बाद ये आटा तैयार हो गया, आप घर में रख दीजिए। इसमें से 60-40 का रेशियो ले करके अब आपको यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे। अब ये महंगा वाला पार्ट है। अब ड्राई फ्रूट्स हमने क्यों बताया आपको, उसके पीछे एक नेचुरल है, कोलेस्ट्रॉल का डर यहाँ आपको नहीं रखना है भाई साहब। मैं हार्ट के मरीज को खिला रहा हूँ सालों साल से। अरे वो उसका वो छोड़िए, ये प्रोटीन रिच है, फैट है, लंबे समय तक। अब 2 रोटी इसकी जब खा लेंगे भाजी के साथ में ना, तो लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगेगी। तो ड्राई फ्रूट्स, अब ड्राई फ्रूट्स में कैसा है कि थोड़ा सा हमने एक पकड़ लिया कि आधा किलो मूंगफली ले लिया, चीप में भी जाना है ना भाई। फिर उसमें 200 ग्राम बादाम ले लिया, सीड्स में लिखता हूँ, आप जो भी सीड्स आपको, वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, खरबूजे का बीज, ये सब बीज, ये क्या प्रोटीन और फैट वाला है, नेचुरल है। तो कोई भी सीड्स आपने 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम सब चलेगा, कोई इतना कंपल्सन रेशियो का नहीं है यहाँ पे। ये मिला लिया आपने। फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड मतलब तीसी जिसको बोलते हैं, तिल है, 100 ग्राम ये ले लिया। ऐसा मिला करके एक समझ लो कि एक किलो, 1.25 किलो ये हो गया आपका तैयार, एक रेशियो में मिक्स कर लिया। अब काजू भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो, अपने बजट के हिसाब से अखरोट भी डाल सकते हो। आप जरूरत पे नारियल भी, जिसको जमता है वो डालता है, जिसको नहीं जमता है वो नहीं डालता है। रोटी बनाने के टाइम में तुरंत कच्चा नारियल भी थोड़ा सा लोग पीस करके उसमें आटा बनाने के टाइम गूंथ लेते हैं। जब धीरे धीरे सबको उस चीज़ का अनुभव होने लगता है, जैसे रोटी बनाना है, थोड़ा सा कच्चा नारियल घिस लिए, पीस लिए, ज़्यादा खाज वो भी मिला देते हैं, वो तो रोटी में वो सब चल जाता है। अब किसी को नारियल पसंद नहीं तो बात अलग है। तो ये सब तैयार करके, अब ये कैसा है ना सर, ये आपको ना चक्की में नहीं पीसा जाता है, ये तो मिक्सर में पीसना पड़ेगा। ये मिक्सर में पीसना पड़ेगा। अब मिक्सर में पीसना पड़ेगा तो आप क्या करोगे,